प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी 7 प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। आज हम इस पाठ का भाग 1 और भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसके ठीक बाद हम कक्षा 11वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे जिसमें हम रसायन विज्ञान का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। मैं आशा करती हूँ अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ही ली होगी जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भारत, आकार और स्थिति। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस अध्याय में हम हमारी पृथ्वी एक परिचय, भारत एक परिचय, भारत की स्थिति और भारत का आकार इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। आज हम इस पृथ्वी में अपने भारत की स्थिति के बारे में पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। यही कारण है कि हमें सूरज पूर्व से आता हुआ प्रतीत होता है। हमने पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। एक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। बच्चों, यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इस भूमध्य रेखा के समानांतर बहुत सारी रेखाएं हैं। इन रेखाओं में उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। इस कर्क रेखा के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा को मकर रेखा कहते हैं। बच्चों, भूमध्य रेखा और इसके समानांतर जो ये सारी रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं हैं। इसी तरह कुछ रेखाएं पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की तरफ भी खींची गई हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जाके मिल जाती हैं। इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं में 0 डिग्री की यह देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। इस ग्रीनविच रेखा के द्वारा ही संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आज़ादी के बाद से भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो। भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए भारत की स्थिति के बारे में पता करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश में स्थित है और वहीं
68 डिग्री 4 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसके अलावा 23 डिग्री 30 इंच अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप और अरब सागर स्थित हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह 2004 में सुनामी के कारण समुद्र में विलीन हो गया था। आइए अब भारत के आकार के बारे में जानते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। स्पष्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दोस्तों, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। वहीं समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वहीं इसके दक्षिण के भूभाग की ओर देखें तो यह उत्तर में चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 इंच अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय निर्धारक रेखा माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। दोस्तों, अब एक सवाल और भी उठता है कि सूर्योदय गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले क्यों होता है, या फिर इन दोनों के बीच अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर क्यों है। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि भारत की स्थल सीमा 68 डिग्री 4 इंच देशांतर से शुरू होती है और 97 डिग्री 25 इंच देशांतरी रेखा पर खत्म होती है। अर्थात भारत का विस्तार 68 डिग्री 4 इंच से 97 डिग्री 25 इंच तक है। हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि सूर्य की किरणें एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लेती हैं। अर्थात अगर अब हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के विस्तार की बात करें तो हमारा भारत कुल मिलाकर लगभग 30 डिग्री देशांतरों के बीच फैला हुआ है। अर्थात 1 डिग्री देशांतर में अगर सूर्य को 4 मिनट लग रहे हैं तो 30 डिग्री में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लगेंगे। यही कारण है कि सूर्योदय गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल में 2 घंटे पहले हो जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हमारी पृथ्वी एक परिचय, भारत एक परिचय, भारत की स्थिति, भारत का आकार इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भारत तथा कर्क रेखा, भारत तथा विश्व, भारत का व्यापार, भारत के पड़ोसी देश इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत आकार और स्थिति का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत तथा कर्क रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत तथा
विश्व के बारे में जानेंगे और भारत का व्यापार तथा भारत के पड़ोसी देश इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो बच्चों, ये कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, अर्थात भारत के बीचों बीच गुजर रही है। यह कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए अब भारत तथा विश्व के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को भारत से मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। इसके अलावा पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय रेखा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम से ही पड़ा। भारत के विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु पहले यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि उस समय समुद्री मार्ग का कोई भी पता नहीं था। बाद में धीरे धीरे समुद्री मार्गों का भी पता चला। प्राचीन समय से ही इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ संसार के विभिन्न भागों तक भारत से पहुँची। साथ ही भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली का भी यहाँ से विश्व की ओर प्रसार हुआ। बच्चों, भारत से विश्व को मसाले, मलमल तथा कपड़ों का निर्यात किया जाता था। उस समय यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी देशों की वास्तुकला का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए भारत के स्थलीय और समुद्री सीमाओं से लगे देशों के बारे में, अर्थात भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की बात करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। आज़ादी के बाद से ही कश्मीर मसला इन दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। भारत के उत्तर में चीन है, जो कि जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत और चीन के बीच, अर्थात भारत के उत्तरी भाग में एक और देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच शुरू से ही काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। भारत और नेपाल आने जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश भूटान भी है, जो कि भारत के साथ हमेशा घनिष्ठता बनाए हुए है, अर्थात एक अच्छा मित्र है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। दोस्तों, जब भी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ है, हमेशा भूटान ने भारत का साथ दिया है। भारत के पूर्व में म्यांमार है,
दोस्तों, म्यांमार की राजधानी नैपीदा है। इसके अलावा भारत का पूर्वी देश बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत की मदद से 1971 में यह पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया देश बना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। भारत तथा श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है तथा वहीं पर एक मन्नार की खाड़ी भी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। इसके अलावा भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में एक देश है मालदीव। मालदीव समुद्र से घिरे हुए द्वीपों का देश है। मालदीव की राजधानी माले है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत तथा कर्क रेखा के बारे में जाना। उसके बाद भारत और विश्व, भारत का व्यापार, भारत के पड़ोसी देश इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 5। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु के परिचय से। परमाणु या एटम के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था। परमाणु सबसे छोटे कण होते हैं जिन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। यह कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु 3 कणों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक परमाणु का है। परमाणु के केंद्र को हम नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में 2 तरीके के कण पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक कण होता है न्यूट्रॉन और दूसरे तरीके का कण होता है प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के बाद अब बात करते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल की। अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोन्यूक्लियर अणु और दूसरा है हेटेरोन्यूक्लियर अणु। आइए इन दोनों प्रकार के बारे में विस्तार से जानें। पहले बात करते हैं होमोन्यूक्लियर अणु की। होमोन्यूक्लियर अणु केवल एक प्रकार के तत्वों से बना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें एक ही तरीके का तत्व यानी हाइड्रोजन है।
उसी तरीके से O2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तत्व है यानी ऑक्सीजन, और N2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। अब बात करते हैं हेटेरोन्यूक्लियर अणु के बारे में। हेटेरोन्यूक्लियर अणु एक से अधिक रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी पानी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसी तरीके से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन है। और N2O भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमने अणु के बारे में जाना। अब हम अपने इस वीडियो के पहले विषय पे आते हैं जो है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। इसमें हम पहले बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को हम AMU में व्यक्त करते हैं। आइए AMU के बारे में जानें। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। यह एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें रूप में परिभाषित किया जाता है। एक AMU की वैल्यू 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमें ग्राम्स में लिखना हो तो 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम्स है। इस हिसाब से अगर हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में निकालना हो तो आंसर आएगा 1.0080 AMU, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को AMU में परिभाषित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आइए देखते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक 2 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो आंसर आएगा 18.02 U। यह जल यानी पानी का आणविक द्रव्यमान है। अगर हम एक और उदाहरण लें जो है CH4 यानी मीथेन, इसका आणविक द्रव्यमान निकलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी 4 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 × कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू को रखकर आंसर आएगा 16.043 U। यह मीथेन यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान है। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में।
किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के द्रव्यमान तथा अपेक्षित बाहुल्यता के गुणफल के बराबर होता है। स्क्रीन पर दिया गया टेबल कार्बन के समस्थानिकों, उनकी अपेक्षित बाहुल्यता और परमाणु द्रव्यमान को दर्शा रहा है। इस टेबल का उपयोग कर हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा 12.011 U। औसत परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं सूत्र द्रव्यमान के बारे में। कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों में कण त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उपस्थित रहते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र सोडियम क्लोराइड का 3D स्ट्रक्चर या त्रिविमीय संरचना को दर्शा रहा है। इसमें एक सोडियम आयन क्लोराइड आयनों में घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन सोडियम आयनों में घिरा रहता है। आयनिक यौगिकों के सूत्र इकाई के उपयोग आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकालने के लिए हम सोडियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान करेंगे, तो आंसर आएगा 58.5 U। यह सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान है। चलिए अब आज के दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन को निकालने के लिए हम तत्वों का द्रव्यमान को भाग करेंगे उसके यौगिक के मोलर द्रव्यमान से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यह किसी भी तत्व के प्रतिशत संघटन निकालने का फॉर्मूला है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक अम्ल यानी एसिड का है और इस अम्ल यानी एसिड का नाम हम यहाँ HNO3 लेते हैं। तो हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन निकालना हो निट्रिक एसिड में, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं निट्रिक एसिड का मोलर द्रव्यमान है 63.01 ग्राम पर मोल और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 14.0067। तो प्रतिशत संघटन का फॉर्मूला लगाकर नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 44.46%। यानी निट्रिक एसिड में 44.46% नाइट्रोजन है। इस तरीके से हम प्रतिशत संघटन को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में जाना। हमने प्रतिशत संघटन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड समझ आया होगा और आपने इसे भरपूर एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं हमने आज के एपिसोड में क्या क्या पढ़ा। हमने कक्षा 9 में
भारत आकार और स्थिति पाठ को पढ़ा, जिसमें हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना। उसके बाद हमने कक्षा 11वीं की पढ़ाई करी, जिसमें हमने कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का पाठ, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसको पढ़ा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कल के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 9 में हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे और साखिया एवं सबद भाग 2 को पढ़ेंगे। उसके बाद हम कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें बायोलॉजी का पाठ जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगर आप किसी कारणवश आज का ये प्रसारित प्रोग्राम नहीं देख पाए हैं तो आप इसको ठीक 3 बजे इक्वेशन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। YouTube पर इसे देखने के लिए YouTube पर सर्च करें DG7 इक्वेशन। आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।